हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, एज एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मास्टर करने वाले हैं क्लास 12th का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई नो ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट आई प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। कभी सोचा है, बैटरी का नाम तो सुना ही है, राइट? घर में इन्वर्टर बैटरी या गाड़ी की बैटरी, इन सभी डिवाइसेस के दिल में बसती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डीपली समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? देखो, इसकी डेफिनेशन से ही इसके दो अहम हिस्से यानी दो पार्ट्स समझ में आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीज़ों की स्टडी है। पहला, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये रिएक्शंस अपने आप होते हैं, मतलब दे आर स्पॉन्टेनियस। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ऐसी केमिकल रिएक्शंस करवाना जो अपने आप नहीं होती, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। और यू नो व्हाट, इसी बेसिस पर हम सेल्स को दो मेन टाइप्स में बांटते हैं। ये टेबल आपके सारे बेसिक डाउट्स क्लियर कर देगा फॉर श्योर। गैल्वेनिक सेल, जिसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपकी वॉच का सेल, रिमोट का सेल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इसका ठीक उल्टा काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और यहाँ साइन कन्वेंशन भी उल्टा है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। चलिए गैल्वेनिक सेल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आखिर डैनियल सेल, जो एक क्लासिक गैल्वेनिक सेल है, काम कैसे करता है? इसके वर्किंग को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। अगर ये समझ लिया ना, तो सेल का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, हम दो बीकर्स लेते हैं। एक में जिंक रॉड जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, दूसरे में कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। अब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो वो है एनोड। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से ट्रैवल करके कॉपर रॉड तक जाते हैं। वहां सोल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड कॉपर बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, और ये इलेक्ट्रोड है कैथोड। द की इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक करंट। और हाँ, ये सॉल्ट ब्रिज एक फ्लाईओवर की तरह काम करता है। ये सर्किट कंप्लीट करता है और दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। अब आती है एक सुपर ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखनी है। कंफ्यूजन से बचने का बेस्ट तरीका, ANOX और रेड कैट। ANOX मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन, रेड कैट मतलब रिडक्शन एट द कैथोड। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ओके, हमने सेल तो बना लिया, बट इसकी पावर कैसे नापें? हर सेल की एक पोटेंशियल होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF कहते हैं। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ वी कैलकुलेट इट। जब भी आप एक मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया जाए, यानी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, तब इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0। पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अकेले नहीं नाप सकते, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और वो रेफरेंस पॉइंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। इसको हमने यूनिवर्सली बेंचमार्क मान लिया है और इसका पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली 0.00 वोल्ट्स फिक्स कर दिया है। अब किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट करके हम उसका पोटेंशियल इसके रिलेटिव मेजर कर सकते हैं। सिंपल। सो ई प्योर सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला नीट/जे का फेवरेट है, आई एम टेलिंग यू। ई सेल बराबर है ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज करने हैं। एंड हियर्स द कॉमन मिस्टेक अलर्ट, हमेशा कैथोड माइनस एनोड करना है, राइट माइनस लेफ्ट। इस कन्वेंशन को कभी मत भूलना। जब हम सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक टेबल में अरेंज करते हैं, तो बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी यूटिलिटी समझते हैं। जिसका E0 वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद आसानी से रिड्यूस होगा, जैसे फ्लोरीन। और जिसका E0 वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, जैसे लिथियम। इस सीरीज को देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। सुपर यूजफुल। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल,
अभी तक हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे थे, पर रियल लाइफ में कंडीशंस हमेशा स्टैंडर्ड थोड़ी होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, तो उसके लिए आती है हमारी हीरो इक्वेशन, द नर्न्स्ट इक्वेशन। अगला टॉपिक है नर्न्स्ट इक्वेशन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हैं। ये है नॉन्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म। आई नो देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, बट हम इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ ई सेल है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, एफ फैराडेज कांस्टेंट है और क्यू है रिएक्शन कोशेंट। चलिए इसको एग्जाम फ्रेंडली बनाते हैं। जब हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं और सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल देते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है एन की वैल्यू सही निकालना। बैलेंस्ड इक्वेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, वही एन है। इस सिंप्लीफाइड वर्जन से न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का अनोखा रिश्ता, सेल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी डिग्री बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन अपने आप होगी। ये तीनों फॉर्मूलाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स माइनस एन एफ ई सेल। इसका मतलब एक पता हो तो बाकी दो निकाल सकते हो। इस इंटरकनेक्टेडनेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रोड्स और उनके पोटेंशियल की बात कर रहे थे। अब हम सेल से निकलकर सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ आयॉन्स मूव, क्योंकि करंट सिर्फ तारों में नहीं, सॉल्यूशंस में भी बहता है और वहां कैरियर्स होते हैं आयॉन्स। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस यानी आर है करंट के रास्ते की रुकावट। इसका ठीक उल्टा है कंडक्टेंस यानी जी, मतलब करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। फिर आती है रेजिस्टिविटी रो, जो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी कप्पा। इट्स सिंपल, देयर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आर का उल्टा जी और रो का उल्टा कप्पा। सिंपल कंडक्टिविटी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए हम एक बेटर टर्म यूज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा एम। ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर है। इससे हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटर कंपेयर कर पाते हैं। फॉर्मूला भी सिंपल है, लैम्डा एम इक्वल्स कैपा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। आखिर डाइल्यूशन यानी पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl जो पानी में पूरी तरह टूट जाते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिटिक एसिड जो कम डिसोसिएट होते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन से उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो याद रखो, डाइल्यूशन मतलब आयंस की इंडिपेंडेंस ज्यादा, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट एम ग्राफ से निकालना मुश्किल है। यहाँ काम आता है खोल-राउशेस लॉ। ये लॉ कहता है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पर हर आयन अपनी मर्जी से चलता है, दूसरे आयन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्योर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी का सम होती है। ये लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक वरदान है, जिनका लैम्डा नॉट एम हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। ओके, लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जहां हम करंट देकर रिएक्शन करवाते हैं। ये है डोमेन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना या फिर ज्वेलरी पर सोने की परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। जब हम नमक के पानी यानी एक्वस NaCl में करंट पास करते हैं तो क्या होता है? कैथोड पर कंपटीशन है Na+ और H+ आयन्स में। यहाँ H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड पर कंपटीशन है Cl- और OH- आयन्स में। यहाँ आती है एक स्पेशल चीज, ओवर पोटेंशियल। ऑक्सीजन को निकालने में एक्स्ट्रा वोल्टेज लगती है, इसलिए क्लोराइड जीत जाता है और क्लोरीन गैस बनती है। माइकल फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना प्रोडक्ट बनेगा। उनके 2 सिंपल से लॉज हैं। फर्स्ट लॉ कहता है जितना ज्यादा चार्ज Q पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस W डिपॉजिट होगा, सो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड लॉ कहता है अगर सेम चार्ज अलग अलग सोल्यूशन से पास करो तो जो मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शन में होगा। इसका सिंपल ट्रिक है, बस याद रखो जितना चार्ज उतना काम।
और ये नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट है। समझ लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है उसे हम कहते हैं 1 फैराडे। इसकी वैल्यू है लगभग 96,500 कूलम्स। सारे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस इसी नंबर के आसपास ही घूमते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सारी थियोरी आपके कार, इन्वर्टर, फोन और वॉच में एक्चुअली काम कैसे आती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल सेल्स। बैटरीज को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरीज जो यूज एंड थ्रो होती हैं, जैसे आपके टीवी रिमोट का ड्राई सेल, इनमें रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। दूसरी हैं सेकेंडरी बैटरीज, जो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये रिचार्जेबल होती हैं, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी या कार की बैटरी। इनमें रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। आपके घर का इन्वर्टर या गाड़ी की बैटरी, ये है लेड स्टोरेज बैटरी। डिस्चार्जिंग के टाइम जब ये करंट दे रही होती है तो लेड एनोड और लेड डाइऑक्साइड कैथोड दोनों लेड सल्फेट बन जाते हैं। जब हम इसको चार्ज करते हैं एक रिवर्स करंट पास होता है और पूरी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। लेड सल्फेट वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड बन जाता है और एसिड रीजनरेट हो जाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर। फ्यूल सेल्स, ये ऐसी गैल्वेनिक सेल्स हैं जो फ्यूल के कंबशन की एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, बिना उसे जलाए। ये बहुत ही हाई एफिशिएंसी एंड पोल्यूशन फ्री होते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसे अपोलो स्पेस मिशंस में यूज किया गया था। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ पानी यानी H2O बनता है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए यूज कर लेते थे। और एफिशिएंसी देखिए 70%, दैट्स ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। जैसे दिल्ली में हाइड्रोजन बस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब आते हैं उस प्रोसेस पर जो हर साल हमारा करोड़ों का नुकसान करती है, जंग लगना यानी करोजन। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है। लोहे पर जंग लगना एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल बनने जैसा है। आयरन के सरफेस पर एक जगह एनोड बन जाती है, जहां आयन ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ आयन्स बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स मेटल के थ्रू ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं, जो कैथोड बन जाती है। वहां हवा की ऑक्सीजन पानी की मौजूदगी में उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाती है। फिर ये Fe2+ आयन्स और ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनाते हैं और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी रस्ट बन जाता है। बारिश के मौसम में जो रेलिंग पर जंग लगता है ना, वो असल में एक छोटा सा चलता फिरता सेल है। इससे बचने के 2 आम तरीके हैं। पहला, बैरियर प्रोटेक्शन, यानी पेंट, ऑयल या ग्रीस लगाकर आयरन का कांटेक्ट हवा और पानी से तोड़ दो। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, आयरन पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक की एक लेयर चढ़ा दो। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब जिंक आयरन से पहले कोरोड होगा और आयरन को बचा लेगा। सो जिंक ने आयरन के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। चलिए एक क्विक रिवीजन। ये हैं इस चैप्टर के मस्ट नो फॉर्मूलाज। ई सेल निकालने के लिए E कैथोड माइनस E एनोड, स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए डेल्टा G, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए नर्स्ट इक्वेशन, फिर है मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फैराडेज लॉ। इन्हें मास्टर कर लिया तो न्यूमेरिकल सॉर्टेड। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगली बार जब आप अपना फ़ोन चार्ज करेंगे या किसी पुल पर जंग लगा देखेंगे या इन्वर्टर को काम करते देखेंगे, क्या आपको उसके पीछे काम करता हुआ एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नजर आएगा? आई होप अब जरूर आएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और आगे आने वाले हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। All the very best for your exams.